हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th का एक्सरसाइज 1 जीवों में जनन का पार्ट 4 लेके आ चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे ढंग से स्टडी कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें आप सबों ने बहुत अच्छा नंबर से पास भी हो गए हैं। तो चलिए पार्ट 4 के लिए आज हम लोग इस चैनल से बने रहेंगे। तो हमारे जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 61 से होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जेमइल्स बनते हैं, ठीक है, जेमइल्स बनते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो सबको इसका आंसर पता होगा। तो जेमइल्स बनते हैं, इसका सही जवाब है स्पंज में, ठीक है। जेमइल्स का निर्माण स्पंज में होती है, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अगुणित कोशिका। जैसा कि आप लोग को पता है अगुणित कोशिका का मतलब होता है n और द्विगुणित कोशिका का मतलब होता है 2n। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन, अगुणित कोशिकाओं के संलयन, अगुणित माने n प्लस n, ये होती है अगुणित। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सयुग्मन। युग्म माने जोड़ा। तो जब n और n मिलते हैं तो क्या बनते हैं? 2n, जिसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया होगा, क्लास में ही आपने आपको शिक्षकों ने पढ़ाया होगा कि वे जीव जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत जन्म लेते हैं, तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत होने वाले संतति आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से जो समान होते हैं, आकारिकी और आनुवंशिकी। आकारिकी का मतलब होता है आकार से, आकार में, और आनुवंशिकी का मतलब होता है डीएनए के रूप से। तो आपने देखा होगा कि अमीबा होते हैं और अमीबा में जब द्विखंडन होती है तो दो नए अमीबा का निर्माण होता है। तो ये हुआ अलैंगिक जनन। जब कोई जीव अकेले ही नए जीव का निर्माण करता तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। तो अमीबा का आकार होता है अनिश्चित, तो इनसे जन्म लेने वाले संतति का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित, यानी अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चूंकि अगर अमीबा का डीएनए ए है तो इन दोनों का भी डीएनए ए ही होगा, जो मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। मनुष्यों में जो भी संतान होते हैं वो माता पिता यानी जनक से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बट अलैंगिक जनन में जो भी संतान होंगे वो स्वरूप माने आनुवंशिकी और कौन रूप से? आकारिकी रूप से हूबहू जनक के समान होते हैं। तो ऐसे संतति को हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का आपका इसका जवाब सही क्या होगा? एक क्लोन। वह जीव जो आनुवंशिकी और आकारिकी रूप से समान होते हैं उसे क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको बच्चा समझना है भ्रूण क्या होती है। तो जब लैंगिक जनन के फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। और इसी जाइगोट से बनता है भ्रूण। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएगा। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
सल के कंद का उदाहरण है, तो इसका सारे बच्चे जवाब बिल्कुल जानते होंगे। सल के कंद का उदाहरण होता है प्याज। ठीक है, ये बहुत ही आसान आपका आंसर है जो सबको पता होगा और ये आपने पढ़ा होगा कायिक प्रवर्धन का प्रारूप में, है ना, सल के कंद। तो सल कंद पाया जाता है क्या चीज में? प्याज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो शायद आपने पढ़ा होगा कि शैवाल की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो कुछ नहीं है, शैवाल की एक प्रजाति है। ठीक है, एसिटाबुलेरिया शैवाल की एक प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चे कि गतिशील सीलिया युक्त, सीलिया का मतलब ही होता है दैट इज हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वे संरचना जो किसी भी जीव को गति करने में मदद करता है उसको सीलिया कहते हैं। तो सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सीलिया एक बाल नुमा संरचना होती है जो किसी भी जीव को, जिन जीवों में पाया जाता है, उसे गति करने में ये मदद करता है। तो इसका जो सही जवाब आपका है वो है जूस्पर्स। सीलिया गति करता है, किसमें पाया जाता है? जूस्पर्स, जो इनको गति करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बच्चे, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया बट उसमें ऑप्शन चेंज था, जिसका मैंने सही जवाब बताया था अनिषेक फलन, बट इसमें जो है बिल्कुल ऑप्शन चेंज है। तो हमको वो सारे क्वेश्चन पर ध्यान देना है जो एक ही होने के बावजूद उनमें ऑप्शन चेंज होती है। तो बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, जिसको कहते हैं अनिषेक फलन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बच्चे वो ये है कि समयुग्मजी पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले ये जाना समयुग्मजी होते क्या है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आकार और परिमाण में दोनों समान हो, उसको हम लोग कहते हैं समयुग्मजी। याद रहेगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आकार और परिमाण में समान होते हैं तो हमें उन लोग क्या कहते हैं? समयुग्मजी। तो समयुग्मजी पाई जाती है, बिल्कुल इसका सही जवाब है शैवाल। समयुग्मजी नर युग्मक और मादा युग्मक जो आकार और समान परिमाण में समान होते हैं, तो इसका सही जवाब होता है शैवाल, यानी समयुग्मजी पाई जाती है क्या चीज में? शैवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगुणित गुणसूत्र। गुणसूत्र द्विगुणित भी होते हैं और अगुणित भी होते हैं, बट यहाँ पर सवाल है अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित माने एन। ठीक है, तो शायद मैंने बताया था नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक। तो कोई भी युग्मक होगा, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, वो अगुणित ही होगा। तो आप लोग को आंसर तो पता चल गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी होगा, यानी अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है युग्मक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा वो ये है, किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? दोहरा निषेचन का मतलब क्या होता है? जब दो नर युग्मक का संलयन दो मादा युग्मक से होती है। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा, जब दो नर युग्मक का संलयन दो मादा युग्मक से होती है तो इस क्रिया को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, दोहरा का मतलब होता है दो नर युग्मक का संलयन दो मादा युग्मक से होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होता है बेटा आवृत्तिवीजी। ठीक है, आवृत्तिवीजी
जो होते हैं ना, उनमें जब भी होगा निषेचन क्रिया तो दो नर युग्म का संलयन दो मादा से होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आवृत बीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन बेटा वो ये है, निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, असंग जनन, दैट मीन्स अपोमिक्सिस। असंग जनन कहते हैं किसको सर? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा का संग नहीं होना, अर्थात नर और मादा के बिना संलयन से ही जब एक नए प्रजाति का विकास होता है तो उसी को कहते हैं असंग जनन, अपोमिक्सिस। शायद आप लोग ने इसको बहुत अच्छे ढंग से इसके परिभाषा को भी आपने याद कर लिया होगा। तो निम्न में से कौन से पौधों की प्रजातियों के बीज के उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? इसका सही जवाब है एस्ट्रेसिया एवं घास, ठीक है। एस्ट्रेसिया एवं घास पौधों की ऐसी प्रजाति है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के बिना संलयन से ही एक नए पौधे का क्या होता है? निर्माण होता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? एस्ट्रेसिया एवं घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो आगामी 2025 में होने वाले एग्जाम है उस सभी में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है आपके अच्छे नंबर, अच्छे प्राप्तांक और अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। तो हमारे वीडियो हमेशा जब भी आए आप वो हर एक टॉपिक को गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के कंद में आंखें होती है। जी हाँ, एक बात आपको याद होगा, कायिक प्रवर्धन में आपने पढ़ा होगा कि आलू में जब भी कायिक प्रवर्धन होगा तो आलू के आंख के द्वारा होता है। ये 10th में भी आपको पढ़ना है, आप 12th के फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको फिगर के साथ आपको पढ़ना है कि आलू में जो आंखें होती है इसी से एक नए पौधे का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कि आलू के कंद में आंखें होती है। आखिर आंखें कौन सा आलू के किस भाग में होता है? इसका सही जवाब है कक्षस्थ कलिका में। कक्षस्थ कलिका यही होती है, इस कलिकाओं में ही आलू में आंख पाए जाते हैं। तो आलू में कहां पाए जाते हैं? कक्षस्थ कलिका में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका कौन होगा? सी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों। जो अगला क्वेश्चन है वो 74 है आपका, पुदीना में वर्धी प्रजनन, ठीक है। वर्धी प्रजनन को ही हम लोग कायिक प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, वर्धी प्रजनन को हम लोग कायिक प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। वर्धी प्रजनन का मतलब क्या होता है? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती ये सब वर्धी भाग है। और जब जड़, तना और पत्ती के द्वारा एक नए पौधे का क्या होता है? निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्धी प्रजनन। क्वेश्चन है पुदीना में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अंतः भू अस्तारिका द्वारा। भू अस्तारिका किसको कहते हैं? जो जमीन के ऊपरी सतह से स्पर्श करते हुए वृद्धि करता है। तो पुदीना देखते होंगे, पुदीना एक ऐसा पौधा है जिनके तना अत्यंत कोमल होते हैं, जिस वजह से वो जमीन के ऊपरी सतह से स्पर्श करते हुए वृद्धि करते हैं। तो इसका सही जवाब है पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है कक्षस्थ, है ना, अंतः भू अस्तारिका द्वारा। इस बात का ध्यान में रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं। इसका सही जवाब सबको पता होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसको कहते हैं जरायुज। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वे जंतु जो शिशु को जन्मता है उसे क्या कहते हैं? जरायुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं बेटा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? हाँ, शायद आपने बहुत बार ऐसे किताबों में पढ़ा होगा कि एक पौधा होता है जिस पौधा के अंदर वो कीट जाता है तो ये पौधा अपने आप में बंद हो जाती है, और बंद होने के बावजूद ये पौधा में जो कीट अंदर बंद हो जाते हैं वो इस पौधा में बहुत सारे, है ना, रासायनिक पदार्थों की वजह से ये कीट पौधे के अंदर ही मर जाते हैं।
तो ऐसे पौधे को कीटभक्षी पौधा कहते हैं जो कीटों को अपना आहार बनाते हैं, कीटों को अपना भोजन बनाता है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ड्रोसेरा और नेपेंथिस। ये दोनों एक ऐसा पौधा है जो कीटभक्षी पौधा है, कीटों को अपना शिकार बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 77 आपको है। ब्रायोफिल्म, बहुत ही आसान, ये आपको शब्द समझ में आ रहा होगा। ब्रायोफिल्म एक पत्ती की प्रजाति है जिसमें कायिक प्रवर्धन होती है, वो पत्तियों में होती है। तो पत्तियों में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? वो होते हैं ब्रायोफिल्म। तो आपको सही जवाब मिलेगा कि ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन, क्योंकि ब्रायोफिल्म में जब भी वर्धी प्रजनन होगा वो पत्ती के द्वारा, जो कि एक कायिक प्रवर्धन का रूप है। तो याद रखिएगा ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा याद रखिएगा, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, तो या तो आपको क्वेश्चन पेनिसिलियम दे दा या तो कोनिडियम दे दे, यानी कोनिडिया पेनिसिलियम ये दोनों एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है किसके द्वारा बेटा? कोनिडिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कोनिडिया। चलिए 79 क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हर एक क्वेश्चन को बखूबी पढ़ते रहिएगा, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपको मेरे ऑब्जेक्टिव के अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना रहता होगा। नहीं तो बीच बीच में हम बहुत सारे कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनको स्टडी करने का समय बहुत कम है उनके पास, इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम बखूबी ज्यादातर उस पर फोकस करना चाहते हैं जो आपके आगामी 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? वे कौन सा जीव है जो बिना निषेचन के ही प्रजनन क्रिया अर्थात एक नए संतान को जन्म देते हैं? तो बहुत ही आसान इसका आंसर है मधुमक्खी। मधुमक्खी जीवों की एक ऐसी प्रजातियां हैं जो बिना निषेचन, विदाउट फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिना निषेचन के ही एक नए जीव का निर्माण करते हैं, वो इनमें से है मधुमक्खी। ठीक है, चलिए इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद आपको जीवों में जनन पार्ट 4 के साथ आपका ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से देखते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है एक मक्खी की प्रजाति है जिस पर टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग किया था। टी.एच. मॉर्गन, जिसका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है ना, इन्होंने मधुमक्खी पर बहुत सारे प्रयोग किया। और क्यों किया है आपने शायद पढ़ा होगा, आने वाले वो एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे भी। तो ड्रोसोफिला में गुणसूत्र, ठीक है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है यानी 46। उसी तरह से ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या 4n होता है यानी 4 × 2 = 8, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो आपका अध्याय 1 जीवों में जनन का टोटल क्वेश्चन है ना 80 समाप्त हो चुका है। तो टोटल जीवों में जनन का पार्ट 1, 2, 3 और 4 आप अच्छे ढंग से देखकर स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आगामी 2025 में ना छूटे। हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।